स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नहीं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू लर्न द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनको समझने के लिए हमें फंडामेंटल कंसेप्ट आना जरूरी है। और वो सारे फंडामेंटल कंसेप्ट हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? जीओसी में। जीओसी को पढ़ाने के पहले मैं कुछ आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं वो कैसे फॉलो होती है? सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट। यहां पे हमें बीच में एक स्टेट मिलती है जिसके दो पाथ होते हैं। एक पाथ होता है या तो हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलती है या हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट। और फिर हमें फाइनली क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ये क्या क्या हो सकते हैं? कार्बो केटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन्स, बेंजाइन, एक्सेट्रा। यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट के अंदर दो पार्ट होते हैं, या तो सबस्ट्रेट पूरा न्यूट्रल होता है या सबस्ट्रेट पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होती है। उसी एक मॉलिक्यूल में अलग अलग प्लेस पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण से मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? पोलर हो जाता है। तो इसमें दो पोल बन जाते हैं, एक पोल पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पोल पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। मतलब एक तरह से ये डायपोल बन जाता है। तो सबस्ट्रेट हमारे पास में कितने तरह के होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। उसके बाद में एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड, benzene and its derivative, compound containing oxygen in functional group, compounds containing amine groups, and there is a wide range of compound which can be used as substrate. This substrate can be negatively charged, can be charged species or dipole, or it can be non-polar, because alkane is non-polar, it has not charge separation. So this type of reagent is also present here. सबस्ट्रेट रिएजेंट जो हम सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन करने के लिए जो कंपाउंड लेते हैं
जो सब्सटेंस लेते हैं उसको हम बोलते हैं रिएजेंट। रिएजेंट भी बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, NaOH, H2, Cl2, Br2 and so on. There is lot of reagent present for the reacting on the substrate. अब यहाँ पे कई बार हम कैटलिस्ट भी यूज करते हैं रिएक्शन में। कैटलिस्ट हम क्यों यूज करते हैं? रिएक्शन को प्रोपोगेट करने के लिए, कैटेलाइज करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। हम एज ए कैटलिस्ट बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि कॉपर, प्लेटिनम, पैलेडियम, AlCl3, BF3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम रिएक्शन को प्रोपोगेट करने के लिए बहुत सारे सब्सटेंस यूज करते हैं, ताकि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो उन जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट कहलाते हैं। ये एक ओवरव्यू हो गया। अब ये जो सब्सटेंस होता है इसमें या तो ये नॉन पोलर हो सकता है या पोलर हो सकता है। पोलर होगा तो क्या होगा? मान लीजिए इस पे कहीं पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो कहीं पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है ये किसके कारण से हुआ है? इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण से हुआ है। तो जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कारण से जो सबस्ट्रेट के अंदर डिफरेंस आता है, तो रिएजेंट जब उसके ऊपर इफ अटैक करता है तो सबस्ट्रेट के किस पार्ट पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म करेगा। और रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा। तो ये सब चीज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। देखो मैं ये मान के चल रही हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़कर आए हैं, फिर भी हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइप के जो मॉलिक्यूल है उससे डील करना होता है। इस टाइप की लिंकेज C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इस तरह की लिंकेज उसमें प्रेजेंट होती है। तो हमें थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो मेरा कंसर्न है सिर्फ रिवीजन करवाना, तो मैं रिवीजन ही करवा रही हूँ, ताकि क्या होगा कि मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपको बोलूंगी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, ये हो गई, ज्यादा हो गई, एस कैरेक्टर के कारण से इसका लोब ऐसा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी पास आ गई, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ एक जस्ट रिवीजन दे रही हूँ। रिवीजन देने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल मीथेन मॉलिक्यूल। ये आपने 10th क्लास में मीथेन मॉलिक्यूल पढ़ा है। दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल। जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में रहता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है? 2s2 2p2। परंतु रूम टेम्परेचर पे इस मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में है वो एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, क्योंकि आपको पता है 2s ऑर्बिटल की एनर्जी लेस होती है 2p से, तो यहाँ पे एक्साइट होके वो 2p में चले जाता है। इस तरह से इसके एक्साइटेड स्टेट में इसके पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? हाइड्रोजन से रिएक्शन, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं और CH4 मॉलिक्यूल बनाते हैं। CH4 मॉलिक्यूल बनाने में होना क्या चाहिए कि ये जो 3 बॉन्ड बने हैं ये 2p और हाइड्रोजन ने बनाए 1s, और ये 2s और 1s के बीच में बना है। तो इनके जो चारों बॉन्ड बने हैं उसमें से एक बॉन्ड डिफरेंट होगा और ये 3 बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे। और ये जो p ऑर्बिटल होते हैं एक दूसरे से 90 पे इंक्लाइंड रहते हैं, तो 90 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड रहते हैं, तो इनके बीच एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। परंतु experimentally it was found that all the 4 bonds are identical in methane molecule and
द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इज 109 डिग्री 28 मिनट। जब ऐसा होता है तो फिर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन को हमने इंप्लीमेंट किया। अब वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको समझा दूं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? देखो, हाइब्रिड वर्ड आपके लिए नया नहीं है। हाइब्रिड मतलब मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स। जैसे कि पिंक रोज को हमने रेड रोज के साथ में हाइब्रिड करवा दिया और जो रोज मिला वो हमको उसके बीच का कलर लेके मिला। इस तरह से इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। आजकल तो हर चीज हाइब्रिड मिलती है मार्केट में। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो सेंट्रल एटम है इसने बोला कि चारों हाइड्रोजन सेम है, तो चारों हाइड्रोजन ने बोला कि हमको 4 ऑर्बिटल अगर सेम एनर्जी के मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन अगर हमको सेम एनर्जी के मिलेंगे तो ही हम रिएक्शन करेंगे, तो ही हम उससे बॉन्ड बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। तो सेंट्रल एटम ने क्या बोला, ठीक है मैं क्या करता हूं, इन चारों ऑर्बिटल को एक दूसरे से इंटरमिक्स कर देता हूं और इनकी एनर्जी को एक जैसी कर देता हूं। तो अब क्या हुआ, इसने क्या किया सेंट्रल एटम ने, सेंट्रल एटम ने क्या किया कि जो ये एस ऑर्बिटल का 25% कैरेक्टर इसको दे दिया, 25% इसको दे दिया और 25% इसको दे दिया। इसी तरह से इसने क्या किया, 25% कैरेक्टर इसको दे दिया, 25% इसने दे दिया और 25% इसने दे दिया। अब क्या हुआ, इनके पास में 25% एस कैरेक्टर हर ऑर्बिटल के पास में हो गया और 75% पी कैरेक्टर हर ऑर्बिटल के पास में हो गया। मतलब ईच ऑर्बिटल हैव नाउ 25% एस कैरेक्टर एंड 75% पी कैरेक्टर। इज इट ओके? अब हम दूसरा केस लेते हैं। अब आपको पहले मैं बताती हूं कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर फिर क्या चेंज आया। इंटरमिक्स हुए हैं तो ऑर्बिटल के शेप भी चेंज हुए होंगे। आपको मालूम है एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डम्बेल शेप के होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। ये 2pz, 2px, 2py और ये एस ऑर्बिटल। अब आपको ये बात पता है कि जो ऑर्बिटल होते हैं पी ऑर्बिटल वो एक दूसरे से ऐसे 90 के एंगल पे रहते हैं। मतलब एक पी ऑर्बिटल ये वाला जेड वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, जैसे 3 इनके पास में परपेंडिकुलर होते हैं ये 3 ऑर्बिटल। और ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अब ये जो स्फेरिकल होता है तो इस ऑर्बिटल में क्या होता है, इसकी एनर्जी लो होती है। तो यहाँ पे ये जब तीनों ऑर्बिटल, चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, क्योंकि जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसका 25% इसमें आया, ये मोटा और ये पतला, तो 25% इसमें आता है तो ये भी क्या होता है, इनकी लोब्स मोटी हो जाती है और छोटी हो जाती है, हाइट में छोटी हो जाती है, मतलब थोड़ी सी न्यूक्लियस के पास में आ जाती है। तो इससे क्या होता है, इनकी एनर्जी कम हो जाती है। और जो ये वाला ऑर्बिटल है ये क्या हो रहा है, ये पतला हो रहा है, ये मोटा था ऑलरेडी पर ये थोड़ा पतला हो गया, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, और इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। पर चारों ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, एक जैसी है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो रहा है, आइडियल हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया 25% डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो रहा है तो इसकी एनर्जी सेम हो गई। तो अब ये चारों जो ऑर्बिटल बने हैं ये आइडेंटिकल हो गए। ये चारों आइडेंटिकल ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बनाकर CH4 मॉलिक्यूल बने। यहाँ पे क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में
25% एस कैरेक्टर और 75% पी कैरेक्टर है। उससे क्या हुआ, ये जो प्योर पी ऑर्बिटल थी ये थोड़ी सी छोटी हो गई और थोड़ी सी मोटी हो गई। ठीक है, अंडरस्टैंड। और जो इसकी एस ऑर्बिटल थी वो कैसी थी, स्फेरिकल थी, वो भी कैसी हो गई, पतली हो गई और बड़ी हो गई, एस ऑर्बिटल बड़ी हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चारों ऑर्बिटल सेम साइज की हो गई। हमको कितने sp, एक s और 3 p मिलके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे, तो 4 ऑर्बिटल मिले। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल मिले, ये 4 ऑर्बिटल। कैसे है ये, हाइब्रिडाइज्ड। इन सेकेंड केस क्या हुआ कि मॉलिक्यूल के पास इतनी ही एनर्जी थी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ने ही इनसे क्या करा, बॉन्ड फॉर्म किया। 3 हाइड्रोजन ने ही इनसे बॉन्ड फॉर्म किया। ठीक है, तो जब यहाँ पे तीन ही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हुआ क्या, यहाँ पे ये जो 3 ऑर्बिटल है ये क्या अपनी एनर्जी 33% अपना पार्ट इसको देते हैं 33.3%। सिमिलरली ये भी 33.3% इसको देते हैं। इसी तरह से ये 33.3% पार्ट इसको इधर दे देते हैं पी कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग यहाँ पे थोड़ी बड़ी हो गई थी अब यहाँ पे और मोटी हो गई और छोटी हो गई, मतलब न्यूक्लियस के पास में और आ गई। तो यहाँ पे यहाँ से क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ कम हो गई। अब sp3 के केस में क्या हुआ, वापस से जो ये ऑर्बिटल है यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या हो, इसने इसका 50% इसको दिया और इसने इसका 50% इसको दिया, मतलब 50-50% एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर और बढ़ गया, मतलब अब जो स्फेरिकल शेप ज्यादा, मतलब मोटाई उसकी बढ़ गई, पी ऑर्बिटल की मोटाई और ज्यादा बढ़ गई और छोटा हो गया, न्यूक्लियस के और पास में आ गया कि उसमें एस कैरेक्टर बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ और कम हो गई। अब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किसका होता है, सेंट्रल एटम का होता है, कार्बन का हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। यहाँ पे ये बॉन्ड छोटा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के पास आ गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इससे टाइटली हेल्ड हो गए। टाइटली हेल्ड हो गए मतलब इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, इसकी और कम हो गई। मतलब जैसे जैसे एस कैरेक्टर कम होता जा रहा है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सेम सेंट्रल एटम देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट। अभी हम थोड़ा सा ओरिएंटेशन देखते हैं, इनका बॉन्ड एंगल की बात करना है। यहाँ पे हमको कितने ऑर्बिटल मिले, 2 ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे एक एस और एक पी ने ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे हमको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले। यहाँ पे एक एस और 2 पी ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे हमको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले। यहाँ पे एक एस प्लस 3 पी ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब स्पेस में ओरिएंट होंगे तो वो इस तरह से ओरिएंट होंगे कि उनके बीच में रिपल्शन कैसा हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो आप, अब इसको समझ लीजिए, ये जो ऑर्बिटल है ये एक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये चारों इस तरह से ओरिएंट हुए हैं कि इनके बीच में, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। इक्वल एंगल है, मतलब इनकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है एक दूसरे से।
यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही, और इनके बीच में भी उतना ही एंगल है। तो जब ये इनके बीच में ये इस तरह से ओरिएंट होते हैं तो इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम होता है। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप मतलब क्या, ये यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं और यहाँ से 3 ट्राइंगुलर फेस ऐसे जुड़ती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर पूरा फॉर्म होता है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो ये स्ट्रक्चर हमको किसका मिलता है, CH4 का। ये CH4, तो हम यहाँ पे इसी तरह से इसको शो कर सकते हैं। किस तरह से शो कर सकते हैं, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें कितने ऑर्बिटल है, 1s और 2p मिलके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा है, ऐसा। अब ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे ओरिएंट होंगे स्पेस में, देखो ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा। अब आप देख सकते हैं तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में डिस्टेंस सेम है, मतलब यहाँ पे रिपल्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा। जब ये मिनिमम रिपल्शन होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब रिपल्शन मिनिमम होता है तो मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है। ये मॉलिक्यूल देखो आप, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है क्योंकि ये प्लेन में है, और अगर मैं ऐसा रखूं तो भी ये एक प्लेन में है, अगर मैं ऐसा रखूं तो भी सारे मॉलिक्यूल एक, सारे एटम्स में एक प्लेन में आ रहे हैं। तो एक ये प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहा है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, ट्राइएंगुलर प्लेनर, क्योंकि इसमें ट्राइएंगल बन रहे हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइएंगुलर प्लेनर। तो यहाँ पे हमको ये स्ट्रक्चर कैसा मिला, ट्राइएंगुलर प्लेनर, मतलब ये जो लोब्स हैं इस तरह से हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम कैसे शो करेंगे, इस तरह से शो करेंगे, अंडरस्टैंड। यहाँ पे जब आएंगे, अब हमारे पास में 2 ही ऑर्बिटल बचे, 2 ही ऑर्बिटल बन रहे हैं, 1s और 1p मिलकर 2 बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये अगर दोनों ऑर्बिटल पास में आते हैं, ये अगर ओरिएंट हो रहे हैं, तो देखिए इनके बीच में रिपल्शन है। मिनिमम रिपल्शन कब होगा, मिनिमम रिपल्शन तब होगा जब इनके बीच में 180 का एंगल फॉर्म होगा। तो ये इस तरह से ओरिएंट हो जाएंगे, और यहाँ पे ये एक लोब, ये दूसरी लोब, और यहाँ से हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन की पोजीशन को एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल बनाने की मैं जरूरत नहीं समझ रही, चलो फिगर बना देती हूँ। इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, इनके बीच में कितना है 120 डिग्री, और इनके बीच में कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। अब यहां से ही हमें कंक्लूजन निकालने हैं। पहले मैं आपको सब जो मॉलिक्यूल लिखे थे ऑलरेडी उनका स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ, उसके बाद में हम फाइनली कंक्लूड करेंगे इसको। अब देखो, अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद है, मीथेन का मैंने बताया स्ट्रक्चर, अभी आपको पूरा मॉडल बना के बताया था। अब यहाँ पे हम आ गए हैं इथेन मॉलिक्यूल पे। इथेन में भी क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से ओरिएंटेशन रहेगा। इसी तरह से एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड वापस से कार्बन एटम ऐसे आएगा, और इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और यहाँ से ये कार्बन इससे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे ये सारे हाइब्रिड, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं। तो ये क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इस तरह से समझ में आया आपको, इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब हम
यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है, मतलब यहां से कार्बन और हाइड्रोजन की भी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या करा, इस ऑर्बिटल को पतला कर दिया ना, लंबा कर दिया, तो पतला और लंबा होने पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन की कम हो गई। इस केस में क्या हुआ, देखो यहाँ 33.3% है इस कैरेक्टर, बढ़ गया तो ये लोग मोटे हो गए, ये भी हाइब्रिडाइज लोग मोटे हो गए। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन आएगा तो न्यूक्लियस के थोड़ा पास होगा, न्यूक्लियस के थोड़ा पास होगा, न्यूक्लियस के पास होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। इस केस में आप आइए तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ आपको किस तरह से बनेगा। यहाँ पे ये ऑर्बिटल प्लेनर है, तो ये एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो कि किससे कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन से, और एक ये कार्बन से। इसी तरह से यहाँ पे भी ये दोनों एक ही प्लेन में, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, इथाइन का मॉलिक्यूल कैसा हो गया, प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। और इस तरह से इन्होंने दोनों कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड बना, एक यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बना। अब यहाँ पे ये जो px ऑर्बिटल यहाँ पे पड़े हुए हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये ऑर्बिटल कैसे हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये क्या करते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पाई बॉन्ड बनाया और ये इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बना। यहाँ पे नीचे आइए ना, नीचे आने पे क्या दिखता है हमें कि हमारे पास तो यहाँ पे दो ही sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने क्या किया, दूसरे कार्बन से कर दिया, परंतु यहाँ s कैरेक्टर बढ़ गया तो साइज और मोटी हो गई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल था ये हाइड्रोजन क्या हुआ, और भी पास आ गया, किसके पास आ गया, कार्बन के न्यूक्लियस के पास में। तो यहाँ पे जो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड हो गए, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा हो गई। अंडरस्टैंड? तो अब हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नीचे जाने पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो सबसे पहले तो क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। सेकेंडली इसके जो ऑर्बिटल की है इसके अंदर जो हमने एंगल बनाया था बॉन्ड एंगल, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना बना, 109 डिग्री 28 मिनट, 120 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री। तो जब हम एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। और जब हम परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा है तो यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। ये हमने 3 कंक्लूजन निकाले और ये 3 कंक्लूजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है आगे डील करने के लिए। क्लियर? चलो अब आगे मूव करते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए हम ये 3 कंक्लूजन में इधर लिख देती हूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। परसेंटेज एस कैरेक्टर
is directly proportional to electronegativity of central atom. And percentage S character is indirectly proportional to bond length. क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बड़ा था तो बॉन्ड लेंथ कम हुई थी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब मैं वापस से मीथेन का मॉलिक्यूल लेके आ रही हूँ। आपको स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से समझा दिया है। मीथेन का मॉलिक्यूल कैसा बनता है? ऐसा। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और इसमें ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अगर इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन आइडियल है तो क्या हुआ? ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज और सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे सारे बॉन्ड की लेंथ सेम है। देखो स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा गलती हो गई है, थोड़ा बड़ी छोटी बन गई है, पर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेना कि यहाँ पे ये तीनों लोग एक जैसे हैं, चारों लोग एक जैसे। तो यहाँ पे चारों एंगल सेम है, चारों बॉन्ड सेम है। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। अब यदि मैं इस एटम में क्या करूं, यहाँ पे अगर मान लो ये हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, ये चारों हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं, मैं दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं क्लोरीन से, तो क्या होगा? क्लोरीन कैसा एटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या करेगा? इससे बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन को, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन को, जो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ पुल करके रखेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा। अपनी तरफ खींच के रखेगा, इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुई। बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुई मतलब ये लोग पतला हो गया और लंबा हो गया, ये लोग भी पतला हो गया, लंबा हो गया, ये लोग पतला हो गया और लंबा हो गया। इसका मतलब क्या है? इसमें से एस कैरेक्टर कम हो गए। जब इस दो ऑर्बिटल में, इस दो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर कम हो गए, इसका मतलब क्या है? वो एस कैरेक्टर कहाँ चले गए? वो इन दूसरे ऑर्बिटल में बढ़ गए, क्योंकि हम इनको निकाल के कहीं फेंक नहीं सकते हैं। 2 में से कम हुआ है तो बाकी 2 में इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रक्चर, जो हम नया स्ट्रक्चर बनाएंगे वो क्या बनेगा? ये स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या हुआ? ये क्लोरीन एटम यहां से जुड़ गया, ये क्लोरीन एटम यहां से जुड़ गया, इसमें ये एंगल, ये इसका बॉन्ड एंगल। देखो यहां पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हुआ, डिक्रीजेस परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो यहां पे क्या हुआ? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया, ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम हो गई? कार्बन की कम हो गई, क्लोरीन की बढ़ गई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक तरह से, यहाँ पर हम ये फैक्टर लिखेंगे नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी इसकी ज्यादा है इससे, इसीलिए तो सब डिस्टॉर्शन हुआ है। तो और यहाँ पे क्या हुआ? इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया, यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीजेस परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया और बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? डिक्रीज। तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो गया। मतलब डिस्टॉर्शन किसके कारण हुआ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिस्टॉर्शन होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो गई। पहले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे इक्वली बटी हुई थी इस केस में, अब वो इक्वली नहीं बटी हुई है। यहाँ पे इन दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पास में है और इन दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, जिससे
इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट हो गई। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अंडरस्टैंड? अब एक चीज और समझाना बाकी है। देखो ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, ये है साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोप्रोपेन साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें ये जो आइडेंटिकल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैसा है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, इसमें सारे हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन ऑब्वियसली है अबोव द प्लेन रहेगा और एक बिलो द प्लेन रहेगा। कैसे? इस तरह से मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये एक ऐसा और एक ये जो अबोव द प्लेन जा रहा है इसको हम इससे शो कर रहे हैं। समझ में आया? ये जो अबोव द प्लेन आया है इसको हम बोर्ड पे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम इसको बोल्ड लाइन से शो करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, ये 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों बॉन्ड इक्वल होते हैं 60 डिग्री के, तो ये बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली 60 डिग्री है। अब ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, मतलब बाकी बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गए होंगे, क्योंकि बॉन्ड एंगल तो कितने 190 360 होते हैं टोटल, तो बाकी बॉन्ड क्या होंगे, इंक्रीज हो गए होंगे। तो इंक्रीज बॉन्ड एंगल बड़ा, इधर बड़ा है, तो इधर क्या होगा, एस कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, एस कैरेक्टर ऑर्बिटल का इंक्रीज हो गया। और ये जो ऑर्बिटल है इसका पी कैरेक्टर, इसमें एस कैरेक्टर कम हो गया। इसी तो के अब इस मॉलिक्यूल में हम देखते हैं, इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, ये देखो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। अब हम इससे कंपैरिजन करेंगे, इसका कंपैरिजन कैसे, ये 60 डिग्री था, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर तो बड़ा है, इंक्रीज हुआ है, पर इसके रेस्पेक्ट में कम हुआ है एस कैरेक्टर, और इसके रेस्पेक्ट में इसमें पी कैरेक्टर कम हुआ है, पर ओवरऑल इसमें भी एस कैरेक्टर इंक्रीज हुआ है। अब यदि मैं यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दूं, कैसे हटाया मैंने, मैं दो तरीके से हटा सकती हूँ यहाँ के हाइड्रोजन को, या तो यह हाइड्रोजन H+ प्रोटॉन जैसे निकल जाए या H- हाइड्राइड आयन जैसे निकल जाए। दोनों में क्या अंतर है, H+ मतलब अब इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के चला गया, तो इस कार्बन पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। और यदि ये H- के उसमें चला जाएगा, तो अपन इसके बाद में, मैं इसको डिस्कस करूँ उसके बाद में बताती हूँ। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये लोग छोटी है, ये लोग छोटी है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी इस बॉन्ड में, इसके कारण से। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये स्टेबल होगा। अब इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे मैंने सोचा कि हाइड्रोजन के, अब ये H- के फॉर्म में गया, तो क्या हुआ, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो भी ये ले गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इस पे प्लस चार्ज हो गया। अब यहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है कि माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे भी सेम वही होगा, अगर मैं ये हाइड्रोजन हटा दूं, तो केस के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है तो वो स्टेबल है, प्लस आ रहा है तो वो अनस्टेबल है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तब क्या होगा, इसमें एस कैरेक्टर उससे ज्यादा है, जब इसमें एस कैरेक्टर उससे ज्यादा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये मोर स्टेबल होगा इससे, कब, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये कार्ब एनायन बन रहा है, ये कार्ब एनायन बन रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन ऑर्बिटल निकल गया है। इन दिस सिचुएशन दिस इज
मोर स्टेबल देन दिस, क्योंकि हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो यहाँ जो एस कैरेक्टर है उस एस कैरेक्टर से कम एस कैरेक्टर इसमें है, तो इसका बॉन्ड अभी भी इससे थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम स्टेबल होगा, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। अंडरस्टैंड? इतनी चीजें मेरे को समझानी थी। नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाने में इन सब चीजों को अपन काम में लेंगे। और ये जो मैंने लिखे हैं साइड में पॉइंट, ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही हमें आगे क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी, तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने इथेन, इथीन, इथाइन मॉलिक्यूल के शेप पढ़े, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट कर रही है, किस तरह से बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट डाल रही है, ये सब हमने आज डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स।